हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 11 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। बारात हॉल तक पहुंच चुकी थी। राधे बिना स्वागत हुए ही सीधे हॉल के अंदर चला गया। किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो राधे से पूछ ले कि क्या हुआ। अंदर पहुंचते ही राधे की नजर सीधे शकाल पर पड़ी, जो कि वहीं पास में ही खड़ा आदिल पर नजर रखे हुए था। शकाल की नजरों का पीछा करते ही राधे की नजर भी आदिल पर पड़ी। धुती जो जूली से बात कर रही थी, वो अचानक ही वहां से दूसरी तरफ चली गई। उसके पीछे आदिल भी बढ़ने ही वाला था कि इतने में ही राधे ने आदिल के कंधे पर हाथ रख दिया। आदिल के बड़े कदम पीछे हो गए। उसने धीरे से पलटकर देखा तो सामने राधे को देखकर एक पल के लिए तो वो घबरा गया। उसे लगा कि कहीं राधे ने उसे पहचान तो नहीं लिया। राधे ने आदिल को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेहमानों के खाने का ध्यान रखना चाहिए था ना। राधे की नजर एकदम से तीखी हो गई। आदिल ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए अपनी आवाज में बदलाव लाकर कहा, वो मैं रास्ता भटक गया था। राधे ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तो तुम वहां क्यों जा रहे थे जबकि तुम्हारे सारे साथ के टीम मेंबर्स तो वहां हैं? आदिल ने सर घुमाकर देखा, यहाँ उसी के आदमी खड़े थे। आदिल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में ही राधे ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। कहकर राधे ने अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ा दिए। आदिल ने तुरंत ही अपने आदमियों को इशारा कर दिया। दूसरी तरफ राधे ने भी शकाल को कुछ इशारा किया। राधे ने पीछे जाते वक्त आदिल को कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, इसे मुझसे कौन सा काम है? अचानक ही राधे के कदम एकदम से रुके। आदिल ने तो गौर ही नहीं किया था, पर अब शायद गौर करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। राधे और आदिल हॉल के दूसरे साइड मौजूद खूब सारे कमरों में से एक कमरे में थे। इससे पहले आदिल कुछ कह या समझ भी पाता, राधे रूम लॉक करके तेजी से पलटा और जोरदार पंच आदिल के सुंदर से मुखड़े पर जड़ दिया। हॉल में मौजूद धुती बेचैनी से राधे को ही ढूंढ रही थी, पर वहां आसपास दूर दूर तक राधे का कोई अता पता नहीं था। धुती को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। राधे द्वारा अचानक हुए इस वार से एक बार तो आदिल को कुछ समझ ही नहीं आया और वो पीछे दीवार से जा टकराया। राधे बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से से आदिल की तरफ बढ़ा और उसे दीवार पर टिकाकर दो घूंसे और जड़ दिए। फिर राधे ने गुस्से में आदिल से कहा, आखिर तू चाहता क्या है आदिल? आदिल ये देखकर मुस्कुरा दिया कि राधे ने उसे पहचान लिया है। आदिल के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और उसने गुस्से से राधे को पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ धकेल दिया, जिससे राधे कुछ कदम पीछे हट गया और आदिल राधे की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। राधे गुस्से से आदिल की तरफ बढ़ा। बारात का स्वागत किया जा चुका था और संदर्भ मंडप में बैठा हुआ था। कुछ ही देर बाद धुती और जूली प्रिशा को लेकर नीचे आ गई और उसे संदर्भ के साथ बिठा दिया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्रोच्चारण भी शुरू कर दिए थे और शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि राधे आदिल के करीब जाकर कुछ भी कह पाता और या कर पाता, उससे पहले ही आदिल की नजर वहां पास में ही रखे शो पीस पर पड़ी, जो कि एक मूर्ति थी जिसके हाथ में भाला जैसा कोई हथियार था। आदिल ने तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसे उठा लिया और पूरी ताकत के साथ उसने उस मूर्ति से राधे पर वार किया, पर ऐन मौके पर राधे थोड़ा पीछे हो गया, पर उस मूर्ति के हाथ में मौजूद भाले जैसा हथियार राधे की बाह पर जा लगा। वो वार इतना ज्यादा तेज था कि राधे की बाह से खून बहने लगा। ये देखकर आदिल की आंखों में चमक आ गई। राधे ने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ कर रखा था। काफी गहरा जख्म था जिससे खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आदिल ने फौरन वो मूर्ति वापस से उठाई और वापस से राधे पर हमला कर दिया, पर इस बार राधे को मौका ही नहीं मिला कि वो बच पाए। आदिल ने दूसरा वार भी राधे की बाह पर किया था, जिससे राधे कुछ कदम पीछे हो गया। साथ ही उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आदिल राधे को देखकर हंसने लगा और उसने बड़े ही घमंड के साथ कहा, हर बार जीत तेरी ही हो जरूरी तो नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ तेरे ना हो सकने वाले बच्चे को मारने आया था, पर उसके बाप को चोट पहुंचा के इतनी खुशी मिल रही है तो वो बेचारा बच्चा। ओह, बाप के पाप की सजा तो मैं उसे दूंगा ही और तेरी जान ले ही लूंगा, तो तू तड़पेगा कैसे? कहकर आदिल ने वो मूर्ति वहीं फेंक दी। राधे ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। इस समय राधे की आंखें गुस्से और नफरत से इस हद तक लाल हो रखी थी कि अभी वो अपनी आंखों से निकलती आग से आदिल के हर शरीर के हर एक कतरे को जलाकर खाक में मिला दे। आदिल ने राधे की वो खतरनाक आंखें देखी ही नहीं और उसके बगल से होते हुए ही वो बाहर की तरफ जाने लगा। अभी उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि इतने में ही उसके कदम एकदम से रुक गए। राधे ने अपने दाएं हाथ से आदिल की गर्दन पकड़ रखी थी, जिस वजह से आदिल के कदम एकदम से रुक गए। वो तुरंत ही छटपटाने लगा। उसके दोनों हाथ अपनी गर्दन पर मौजूद राधे के हाथों को खुद की गर्दन से छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। राधे की आंखें सख्त हो चली थी। उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आदिल को किसी भी हालत में छोड़ने वाला है।
राधे ने आदिल के सर को वैसे ही गर्दन से पकड़े हुए सामने की दीवार पर जोर से दे मारा। अगले ही पल आदिल का सर चकराने लगा, फिर भी उसने खुद को संभाला और राधे की तरफ देखकर जानबूझकर कहा, जब तुझे तेरे बच्चे की मौत का सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है, तो अगर मैं उसे मारने में कामयाब हो जाऊं तब तो तू वैसे ही मर जाएगा। कहकर वो हंसा, पर उसकी वो हंसी राधे का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रही थी। राधे ने आदिल का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, तूने तो जब ये बात कही तभी तूने मौत को अपना पता दे दिया। अब यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। फिर राधे ने थोड़ा रुककर अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, लवारिस लाश। यह सुनकर तो आदिल के तन बदन में जैसे आग सी ही लग गई थी। राधे ने मुस्कुराकर आगे कहा, तू लवारिस था, है और हमेशा रहेगा, वैसे ही तेरी लाश भी लवारिस रहेगी। आदिल ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसी और एक जोरदार पंच उसने राधे को मारना चाहा, पर राधे ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और कहा, गलती तू कर ही चुका है, बस भुगतना बाकी है। कहकर राधे ने आदिल को ऐसे ही पकड़े रखा और अपने घुटने से एक जोरदार वार उसके पेट पर कर दिया। अगले ही पल आदिल अपना पेट पकड़कर घुटनों के बल बैठा और राधे ने और एक पंच आदिल के मुंह में जड़ दिया। वो वहीं निढाल हो गया। शादी की काफी रस्में हो चुकी थी। धुती अब बेचैनी से ही राधे को ढूंढ रही थी। शकाल आदिल के सारे आदमियों को अपने आदमियों के साथ मिलकर बाहर कर चुका था, बिना किसी को भी खबर हुए। वे सभी अब राधे की गिरफ्त में थे। शकाल अपना काम पूरा करते ही राधे और आदिल जिस कमरे के अंदर थे वहीं आकर खड़ा हो गया और राधे का इंतजार करने लगा। आदिल जैसे ही जमीन पर गिरा, राधे ने उसकी छाती पर लात रखकर कहा, राधे के जितने भी दुश्मन हैं उनके जिंदा रहने का राज सिर्फ इतना ही है कि वो राधे से दूर रहते हैं और राधे की फैमिली से भी और भी ज्यादा दूर रहते हैं। कहकर राधे आदिल की तरफ झुका और गुस्से से बोला, और जिनके जीने की इच्छा नहीं होती बस वही लोग होते हैं जो राधे के और उसकी फैमिली के पास जाने की हिम्मत करते हैं। कहकर राधे ने गुस्से में एक लात आदिल की छाती पर मारा और वहां से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे शकाल दिखा। शकाल की नजर जैसे ही राधे की बाह पर लगे जख्म पर पड़ी, वो तुरंत राधे की तरफ बढ़ा, पर राधे ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, उसे देखो, अगर एक भी सांसें उसके अंदर बाकी रह गई हों तो वो भी छीनकर उसे कहीं लवारिस की तरह फेंक आओ। और हाँ, चेक करना मत भूलना कि उसकी सांसें कहीं चल तो नहीं रही, वरना बेकार में ही वो भी अपने भाई की तरह हॉस्पिटल की एक और बेड भर देगा। शकाल ने तुरंत ही अपना सिर हिला दिया और राधे अपने तेज कदमों के साथ सबसे नजर बचाकर हॉल के बाहर चला गया। पर बहुत देर राधे को ढूंढती धुती की निगाहों ने राधे को हॉल से बाहर जाते हुए देख लिया था और वो भी तुरंत ही राधे के पीछे हॉल के बाहर चली गई। राधे जैसे ही अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा, उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी से अपना एक्स्ट्रा एक रखा हुआ काले रंग का शर्ट निकाल लिया। इससे पहले कि वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके पलट भी पाता, धुती ने एकदम से राधे की बाह पकड़कर ये कहा, ये क्या है, ये कैसे हुआ? उसने अपनी नजरें उठाकर राधे की तरफ देखा जो नॉर्मल था, पर धुती की आंखों में आंसू देख उसने फौरन ही उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, ये कुछ भी नहीं है, तुम तो देख ही रही हो कि मैं तुम्हारे सामने एकदम सही सलामत हूँ। धुती ने राधे को घूरा, उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसने राधे की बाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? राधे ने धुती के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, तो धुती ने तुरंत ही कहा, अभी के अभी हॉस्पिटल चलिए। कहकर वो जाने के लिए एकदम तैयार थी। राधे ने धुती को शांत करवाते हुए कहा, हम घर पर डॉक्टर को बुला लेंगे, वैसे भी अभी शादी होने दो, उसके बाद देखते हैं। राधे ने धुती को टालना चाहा, पर धुती ने राधे की एक नहीं सुनी और अपनी ही जिद करने लगी। तभी वहां अरुल आ गया। जब उसने उन दोनों को वहां देखा तो वो भी उनकी तरफ ही बढ़ गया। अरुल को देखते ही राधे ने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट अपने कंधे में ऐसे डाल ली थी कि जिससे उसका जख्म छुप सा गया था। अरुल ने राधे और धुती के करीब आकर कहा, शादी तो अंदर चल रही है, आप दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? राधे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था। आखिर ना जाने कितने घंटों से वो मुझसे दूर थी। कुछ पल की खामोशी के बाद राधे ने आगे कहा, अब क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? अरुल की आंखें छोटी हो गई। उसने फौरन ही धुती की तरफ देखा जिसने अपना सर झुका रखा था, जिससे उसके चेहरे के भाव का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। राधे ने जब अरुल को धुती को घूरते हुए देखा तो उसने दोबारा अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, अरुल, तुम्हारे कान काम तो कर रहे हैं ना, या फिर इलाज की जरूरत है? ये सुनकर अरुल ने तुरंत ही राधे की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अरुल ने गुस्से में राधे को घूरा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अरुल के वहां से जाने के बाद राधे ने धुती की तरफ देखा जिसने अब भी अपना सिर झुकाया हुआ था। राधे ने तुरंत ही धुती को अपने और करीब खींच लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो देखा कि उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। राधे ने तुरंत ही धुती को
आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने ही डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, वो आकर देख लेंगे। तुम जाओ, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी प्रियु की शादी है आज। धूती ने मासूमी से अपना सिर हिला दिया। राधे ने डॉक्टर को कॉल करके वहीं बुला लिया और धूती को अंदर जाने के लिए कहा तो धूती ने मना करते हुए कहा, मुझे अभी आपके साथ ही रहना है, आपको मेरी ज्यादा जरूरत है। धूती ने ये कहा ही था कि राधे ने तुरंत ही धूती को अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, मुझे तो हमेशा ही सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत रहती है। मेरा बस चलता तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने से एक पल के लिए भी हटने ना देता। धूती मुस्कुरा दी और उसने भी राधे को अपने गले से लगा लिया। फिर अगले ही पल वो राधे से एकदम से अलग हुई और उसने तुरंत ही राधे की बाह को पकड़ते हुए कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है? धूती का सवाल सुनते ही राधे ने धूती की तरफ देखा। धूती की आंखें भी हल्की नम थी। राधे ने धीरे से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। धूती ने राधे का हाथ पकड़ा और उसे वहां पास में ही मौजूद एक कमरे में ले गई और राधे को बिठाकर उसकी चोट को साफ करने लगी। राधे बस धूती को ही एकटक देख रहा था। राधे से ज्यादा तो धूती को दर्द हो रहा था। वो इतना डर डर के राधे की बाह पर लगे खून को साफ कर रही थी, जिसे देखकर राधे के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जैसे भूल ही गया था कि उसे चोट ही लगी है। वो तो बस अपनी मासूम सी पत्नी को देख रहा था। तभी वहां डॉक्टर भी आ गए और धूती तुरंत ही राधे से थोड़ी दूर हो गई। अरुल राधे की बात से चिढ़ गया था। अरुल को राधे के मुंह से निकले एक भी शब्द पसंद नहीं आते थे और आज तो अरुल को राधे पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी पता नहीं क्यों। हाल के बाहर साइड वाले कमरे में राधे, धूती और डॉक्टर थे। डॉक्टर राधे के हाथ की ड्रेसिंग कर रहे थे और धूती वहीं शांति से खड़ी एकटक बस राधे को ही देख रही थी। राधे की नजरें भी रह रहकर धूती पर ही जा रही थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर भी वहां से चले गए। उनके जाते ही राधे ने तुरंत अपनी शर्ट चेंज कर और धूती के साथ ही वो उस कमरे से बाहर आ गया। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। विदाई का समय भी हो चुका था। राधे और धूती भी सभी के बीच पहुंच चुके थे। विदाई के बाद सभी राधे के घर पर ही रुकने वाले थे कुछ दिन। इसलिए राधे धूती के साथ दूल्हे दुल्हन के स्वागत और शादी के बाद होने वाली रस्मों की तैयारियों के लिए पहले ही चला गया था। विदाई हो चुकी थी। सभी मैरिज हॉल से निकल चुके थे। जब सभी घर पहुंचे तो राधे और धूती ने सभी का स्वागत किया। धूती ने राधे से कहा कि वो आराम करे, वो सारे काम खुद ही काकी के साथ मिलकर कर लेगी। पर राधे तो उल्टा उसे ही वहां से कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहने लगा। इसलिए धूती खामोशी से राधे के साथ मिलकर उसकी मदद करने लगी। बारी बारी से सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। धूती प्रीशा को उसके रूम में ले गई और उसे बिठाते हुए कहने लगी, अब तुम देवर जी का इंतजार करो, मैं चलती हूँ। कहकर धूती जैसे ही उठी, प्रीशा ने फौरन ही उसका हाथ थामते हुए कहा, थोड़ी देर रुको ना दीदू। प्रीशा की बात सुनकर धूती मुस्कुराई और उसके पास ही बैठ गई। प्रीशा अपनी दीदू के साथ रहकर कुछ हद तक अपनी घबराहट भूल चुकी ही थी। थोड़ी देर बाद ही रूम का दरवाजा खुला और संदर्भ अंदर आ गया, पर जैसे ही उसने धूती को देखा तो वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। पर तभी किसी ने उसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। ये इतना अचानक हुआ कि संदर्भ लगभग गिरते गिरते बचा था। धूती फौरन संदर्भ के पास पहुंची और उसने उसे संभालते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? संदर्भ ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। धूती ने जब संदर्भ के पीछे देखा तो वहां अरुल खड़ा था। धूती ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मुस्कुराकर संदर्भ से कहा, मुझे अब चलना चाहिए। कहकर वो तेज कदमों के साथ वहां से निकल गई। अरुल को देखकर ही धूती को उसे चिढ़ होती थी और धूती को ऐसा लगता था क्योंकि राधे भी अरुल को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए शायद उसे भी उससे चिढ़ ही होती थी। अरुल धूती को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अभी तो संदर्भ से हंस हंस कर बातें कर रही थी, पर मुझसे तो कभी नहीं की। सोचते ही अरुल की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से उस तरफ देखा जहां अभी अभी धूती गई थी। धूती जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसने चारों तरफ देखा पर वहां राधे नहीं था। वो सीधा बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसने देखा राधे आराम से चेयर पर टिककर बैठा हुआ है। राधे ने जैसे ही धूती को देखा, उसने तुरंत ही उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया। धूती तुरंत जाकर राधे के बगल में बैठ गई। फिर उसने राधे की बाह की तरफ देखा और धीरे से कहा, आपको इतनी बड़ी चोट कैसे लगी? कहकर धूती ने राधे की आंखों में देखा तो राधे ने मुस्कुराकर कहा, ये इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी जल्दी। तुम मेरी नहीं बल्कि हमारे बच्चे की चिंता ज्यादा करो। राधे ने धूती के पेट पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा। जवाब में धूती ने राधे के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, इसके लिए आप है ना? ये सुनते ही राधे के होठों पर तुरंत ही एक मुस्कुराहट आ गई। राधे ने धूती का सर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, ये बात भी सही है। कुछ पल की खामोशी के बाद राधे ने धीरे से कहा, धूती जी। धूती की धीमी सी आवाज आई, कुछ नहीं, अब तुम्हें सोना चाहिए। राधे ने कहा तो धूती ने उसी तरह धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ। राधे ने भी धूती की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार उन्हें पोंछकर बहने से रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। राधे ने एकदम से धूती के हाथ पकड़ लिए। पहले तो धूती चौंक गई,
फिर अगले ही पल उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी राधे की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए ही राधे ने हल्के से धुती के गाल पर अपने हाथ रख दिए। धुती ने तुरंत अपना हाथ राधे के हाथ में रखते हुए धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी। उसने अब भी अपनी आंखें बंद ही रखी थी। राधे ने धुती का सर सहलाते हुए कहा, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? धुती ने बिना अपनी आंखें खोले ही जवाब दिया, नहीं। इससे पहले राधे कुछ और कहता धुती तुरंत बोल पड़ी, बस कभी कभी डर लगता है। राधे ने मुस्कुराकर धुती से पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? आपको खोने का, धुती ने धीरे से कहा। फिर उसने आगे कहा, आपको किसी से जानबूझकर ये चोट पहुंचाई है ना? मुझे पता है ऐसा ही है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप खुद को कुछ होने नहीं दोगे, वरना मैं भी। बस बहुत हुआ, राधे ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो धुती ने झट से अपनी आंखें खोली और राधे की तरफ देखते हुए उसने धीरे से कहा, सच में अब अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। बोलते ही धुती की आंखों में आंसू आ गए। राधे ने तुरंत धुती के होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? ना तुम्हें और ना ही मुझे कुछ होगा। राधे ने धुती के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसुओं को पोंछकर उसके सर से सर टिकाकर कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं। फिर क्यों? धुती ने कुछ भी नहीं कहा तो राधे ने धुती को उठाते हुए कहा, चलो अब रेस्ट करो, थक गई हो। धुती ने अपना सर हिला दिया और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। राधे भी धुती के बगल में लेटा और उसे किसी छोटे बच्चे की तरह थपकी देकर सुला रहा था, पर धुती को तो नींद ही नहीं आ रही थी। धुती ने धीमी सी आवाज में राधे से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। राधे ने धुती की तरफ देखा जो सोने की बजाय अपनी आंखें बड़ी किए हुए ही उसे देख रही थी। राधे ने धुती की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप इतने अच्छे हैं, फिर आपको कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है? धुती की बात सुनकर राधे ने मुस्कुराकर कहा, मैं और अच्छा? धुती ने मासूमी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे ने धुती का सर सहलाते हुए कहा, पर हर किसी को अच्छे राधे पसंद नहीं, इसलिए वो मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे आपके बारे में सारी बातें जाननी है। क्या आप मुझे बताओगे? क्या सब आपसे पहले से ही इतना डरते थे? क्या आपको ऐसी चोट और भी कभी भी पहले भी आई है? धुती ने राधे की आंखों में देखते हुए कहा और फिर राधे के चोट पर हल्के हाथ सहलाने लगी। ये सुनकर राधे खामोश हो गया। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद राधे ने कहा, क्या सच में तुम्हें जानना है मेरे बारे में? धुती ने किसी छोटे बच्चे की तरह तेजी से अपना सिर हिला दिया। ना चाहते हुए भी राधे अपनी पुरानी यादों में खो गया और धुती को बताने लगा अपने बारे में, राधे के बारे में। राधे जब छोटा था तब उसकी मम्मी उसे प्यार से चुटरू बुलाकर पुकारती थी और अगर राधे को उसकी माँ के अलावा कोई और गलती से भी चुटरू कह दे तब तो राधे का गुस्सा उस पर भड़क उठता था। रुचि तो कभी कभी जानबूझकर राधे को चुटरू कहकर चिढ़ाती थी, पर राधे बचपन से ही उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो चाहे कुछ भी कहे उसे कभी बुरा नहीं लगता था। तब राधे की पूरी फैमिली का राधे के घर आना जाना रहता था। बचपन से ही सिवाय संदर्भ के राधे को कोई पसंद नहीं करता था, पर राधे को इन सब से कोई मतलब भी नहीं था। वो बस अपने मम्मी पापा और बहन से ही मतलब रखता था। कभी कभी नव भी अपने पापा के साथ राधे के घर आता था। तब राधे नव के इतने करीब नहीं था जितना कि अब है। नव सबसे ज्यादा रुचि के ही करीब था। पर जब नव के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ और वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए नव को छोड़कर चले गए, तब नव एकदम खामोश सा हो गया था और राधे के पापा नव को अपने साथ घर ले आए थे। जब राधे को नव के बारे में पता चला तो रुचि के साथ साथ उसका भी ख्याल रखता था। नव ज्यादा दिनों तक राधे और रुचि के साथ नहीं रह पाया, पर कुछ दिनों में ही वो उन दोनों से जुड़ सा गया था। राधे के पापा ने नव की पढ़ाई स्टार्ट करवा दी। वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। राधे के पापा ने उसके लिए हर चीज की व्यवस्था कर दी थी जिससे भविष्य में नव को कभी कोई भी परेशानी ना हो। बहुत खुश था राधे अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। पर फिर राधे की जिंदगी में वो दिन भी आ गया जब उससे उसकी सारी खुशियां छिन गई। उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर गए और उसकी बहन पर इस सब का बहुत बुरा असर पड़ा। राधे की पूरी फैमिली उसके घर पर आ गई। जब राधे के मम्मी पापा की अंतिम विदाई हो गई, साथ ही उसके बाद के सारे काम के बाद भी राधे के तीनों चाचा और चाचियां कुछ ही दिन वहीं रहे। इन सब के बीच राधे इतना तो समझ ही गया था कि उसके प्रिय चाचा चाची उसके और भी उसकी बहन के अकेले होने का फायदा उठाना चाहते थे, पर उसने कहा कुछ नहीं। कुछ दिनों के बाद उसके एक चाचा ने राधे को अपने साथ और रुचि को राधे के दूसरे चाचा के साथ भेजने की बात कही, पर राधे ने अपनी बहन से अलग बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। माँ पापा को तो वो खो ही चुका था, अब उसके सिवाय था ही भी क्या उसके पास। पर इससे पहले राधे कुछ कहता अरुल की गुस्से से भरी आवाज आई, मैं राधे के साथ नहीं रहूंगा, ये हमारे घर नहीं आएगा। अरुल की माँ तो गुस्से में उसे खींचकर वहां से ले गई।
तभी संदर्भ के पापा ने अपने भाइयों से कहा, अगर तुम दोनों इन्हें एक साथ नहीं रख सकते तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर संदर्भ बहुत खुश हुआ, पर राधे ने तुरंत ही अपने तीनों चाचा से साफ शब्दों में कह दिया कि उसे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। वो अपना और अपनी बहन का ख्याल खुद ही रख लेगा। अपने मम्मी पापा को एक साथ खो देने के बाद रुचि वैसे भी बीमार रहने लगी थी। उसे आसपास का कोई होश नहीं था। वो बस अपने में ही मस्त रहती। ऐसे में राधे अपनी बहन को अकेले कैसे छोड़ सकता था। उस वक्त राधे को वहां खड़े किसी भी शख्स पर भरोसा नहीं था। राधे ने तीनों चाचाओं से उसे समझाया, पर राधे अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर उसके दोनों चाचा गुस्से में अपने बीवी बच्चों के साथ वहां से चले गए। संदर्भ के पापा ने एक आखिरी कोशिश की राधे को समझाने की, पर राधे नहीं माना। तो वो राधे को अपना ख्याल रखने का, साथ भी जरूरत पड़े तो फोन करने के लिए कहकर वहां से चले गए। राधे सिर्फ 17 साल का था जब उसने अपने पापा की कंपनी को संभालना शुरू किया था। शुरू में तो सबने यही सोचा था कि अब कंपनी डूब ही जाएगी, पर राधे ने छोटी सी उम्र में ही अपने पापा की कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। 6 महीने में ही उसने सारा काम सीख भी लिया था। साथ ही उसकी कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट पे भी थी। राधे घर पर रुचि को काकी के भरोसे ही छोड़कर जाता था। बचपन से ही काकी ने रुचि और राधे का ख्याल रखा था, इसलिए राधे को उन पर शुरू से ही भरोसा था। राधे ने जब अपनी कंपनी अच्छी तरह से मैनेज कर ली तो वो रुचि के इलाज के लिए कई डॉक्टर्स के पास गया, पर कहीं कोई फायदा नहीं। कुछ महीने यूं ही बीत गए और इसी बीच राधे की कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिस पर पहले से ही सहस्त्रजीत के साथ साथ और भी बहुत लोगों की नजरें थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पूरे 50 करोड़ का था। और जब वो प्रोजेक्ट राधे को मिल गया तो बहुत से लोग काफी हद तक उसे चिढ़ चुके थे और सहस्त्रजीत तो गुस्से से भर उठा और पहुंच गया राधे की कंपनी में। तब सहस्त्रजीत को हर कोई जानता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे रोक ले। वो सीधे राधे के कैबिन में घुस गया। उसके गार्ड्स बाहर ही रुक गए। राधे अपने सामने सहस्त्रजीत को देखकर चौंक गया। उसने उसके बेहद बहुत सारे किस्से सुन रखे थे, पर राधे ने खुद को नॉर्मल ही रखा और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। सहस्त्रजीत ने राधे की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा, तुम पाटिल वाले प्रोजेक्ट को छोड़ दो। सहस्त्रजीत ने लगभग राधे को ऑर्डर ही दे दिया। राधे ने भी उसी तरह ही जवाब दिया, मैंने इसके लिए मेहनत की थी और मैं ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। राधे की बात सुनकर सहस्त्रजीत एकदम से बौखला गया और उसने राधे से ऊंची आवाज में कहा, तुझे पता है ना किसके सामने खड़ा है तू? 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे यहाँ से गायब करवाने में। राधे ने सहस्त्रजीत की बात सुनते ही उसे घूर कर देखा और वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, करो गायब मुझे, मैं भी तो देखूं जरा 2 मिनट में कैसे गायब करते हैं। राधे, जो कि सहस्त्रजीत से कुछ साल ही छोटा था, पर उसका उससे ना डरना और उसे चैलेंज करना सहस्त्रजीत का गुस्सा बढ़ा रहा था। सहस्त्रजीत ने अपनी पॉकेट से गन निकाल ली और एकदम से राधे के सामने जाकर उसके सर पर गन तानते हुए बोला, तू जिंदा रहेगा तब तो देखेगा ना कि कैसे गायब करते हैं। सहस्त्रजीत के कुछ करने से पहले ही राधे ने अपने हाथ से सहस्त्रजीत के हाथ को एक राउंड पूरा घुमाकर उसके हाथ से गन छीन ली। सहस्त्रजीत एकदम से राधे के रिएक्शन से हैरान था। उसने तो उसे नासमझ समझ के हल्के में ले लिया था और वो राधे को बस डराने आया था। उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, पर अब तो सब कुछ एकदम से उल्टा ही दिखाई होता दे रहा था। अब सहस्त्रजीत की गन उसी पर तनी हुई थी। राधे ने शांत लहजे में कहा, यहाँ नया हूँ समझकर तुम मुझे यहाँ डराने आ गए, पर राधे किसी से डरता नहीं, मुझसे दूर रहो तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सहस्त्रजीत ने राधे से गन वापस छीनने की कोशिश की, पर छीन नहीं पाया। राधे ने साफ शब्दों में कहा, खुद मेहनत करो और प्रोजेक्ट हासिल करो और आइंदा राधे के रास्ते में आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। कहते हुए राधे ने पास में ही पेन उठाया और उसकी नोक जोर से सहस्त्रजीत के हाथ में घोंप दी। एक ही तेज चीख कैबिन के बाहर तक सुनाई दी, पर गार्ड्स को लगा कि वो चीख राधे की है, इसलिए किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। राधे ने तुरंत सहस्त्रजीत का मुंह दबाते हुए कहा, अगर तुझे ऐसे ही जाने दिया तो तू समझेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तेरे हाथ में छोटा सा डेमो दिया है। अगर पिक्चर देखना हो तो दोबारा मुंह मारने आ सकता है, पर मुंह की खानी भी तुझे ही पड़ेगी। राधे ने उसके गाल पर हल्के से 2 बार थपकी देते हुए कहा, याद रखना बात मेरी, और ये तेरी गन रख लेता हूँ गिफ्ट समझकर, आखिर पहली जीत हुई है मेरी, एक गिफ्ट तो बनता है। वैसे रिटर्न गिफ्ट तो मैं भी दिया है, अगर नहीं पसंद आया तो एक और दूं। कहते हुए राधे ने दोबारा से अपना पेन उठा लिया, पर सहस्त्रजीत एकदम से पीछे होते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मेरी जरूरी मीटिंग है, तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। कहकर वो जाने लगा तो राधे ने कहा, अब भी कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? सहस्त्रजीत को बेहद गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को शांति रखा और एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा जहां राधे ने पेन से उस पर हमला किया था। सहस्त्रजीत ने अपने हाथ को देखते हुए अपने दांत पीस लिए और तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल दिए।
सहस्त्रजीत के जाने के बाद राधे ने अपने हाथ में मौजूद गन की तरफ देखा, फिर उसे वहीं टेबल पे पटक दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। बहुत देर तक वो खामोश ही रहा। पहली बार किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया था उसने। सहस्त्रजीत को राधे से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो गुस्से से अपने घर के बड़े से हॉल में चक्कर काट रहा था कि इतने में ही उसकी दूसरी पत्नी लता उसके पास आई और उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए एकदम धीमी सी आवाज में बोली, पानी। सहस्त्रजीत ने जैसे ही अपनी पत्नी को अपने सामने देखा, उसने बिना कुछ सोचे ही खींच के एक थप्पड़ अपनी पत्नी के गाल पर मार दिया। वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि लता का सर सीधे जाकर पास रखे टेबल से टकरा गया और उसके माथे से खून बहने लगा। सहस्त्रजीत ने लता को उसके बालों से पकड़कर उठाया। वहां बहुत से गार्ड्स और नौकर मौजूद थे, पर सबने अपने अपने सर झुका रखा था। लता के दोनों हाथ अपने बालों पर थे। वो उन्हें सहस्त्रजीत के पकड़ से छुड़ाना चाहती थी, पर छुड़ा ना सकी। लता ने कसकर अपनी आंखें बंद रखी थी। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सहस्त्रजीत के दिल को तो जैसे सुकून ही मिल गया था अपनी पत्नी को दर्द में देखकर। सहस्त्रजीत ने हल्के से मुस्कुराते हुए लता के गालों पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ क्यों हो? फिर बार बार मेरे सामने अपनी मनहूस शक्ल क्यों ले आती हो? कहकर सहस्त्रजीत ने लता को वापस से जमीन पर पटक दिया। लता ने धीरे से कहा, हालांकि उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। सर चकराने की वजह से फिर भी उसने कहा, आपने ही तो कहा। बस इतना ही कह पाई थी कि सहस्त्रजीत ने उसे एक लात मारते हुए अपने आदमियों से कहा, इसकी ज़ुबान चलने लगी है। आज के बाद मुझे ये दिखनी नहीं चाहिए और तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? सहस्त्रजीत ने अपने एक आदमी की तरफ घूर कर देखते हुए कहा और वहां से चला गया। कुछ आदमियों ने आगे बढ़कर लता को उठा लिया। वो तो उन्हें देखकर ही डर गई, पर उसमें अब हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनका सामना कर सके। राधे अपने ऑफिस में ही ज्यादा बिजी रहने लगा था, जिसके चलते वो रुचि को बहुत कम ही वक्त दे पाता था। कुछ दिनों बाद ही राधे रुचि को हैदराबाद के एक डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला था। रुचि तो घूमने जाने के नाम से ही बहुत खुश थी। राधे रुचि के साथ हैदराबाद के लिए निकल चुका था। राधे रुचि के साथ बैक सीट पर बैठा था और सामने ड्राइवर और रोहित के पापा प्रशांत, पहले प्रशांत ही राधे के पिए थे, बैठे हुए थे। राधे को थोड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से शायद उसे कोई अच्छी खबर मिले, पर वहां पहुंचकर उसे निराशा ही हाथ लगी। वहां के डॉक्टर ने बिना रुचि की सही हालत जानने कह दिया कि ये लड़की तो ऐसे ही मर जाएगी। इतना सुनना था कि राधे के आव देखा ना ताव और जमा दिया उस डॉक्टर के मुंह पर अपना एक जोरदार घूंसा। वहीं खड़ी नर्स भी डर के 2 कदम पीछे हो गई। राधे उस डॉक्टर की बकवास सुनकर बौखला थक गया था। वो डॉक्टर थोड़ा पीछे हो गया और लगभग अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। उस डॉक्टर ने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? पिया, तुम पुलिस को फोन करो। उस डॉक्टर ने अपने पास में खड़ी हुई नर्स से कहा। रुचि भी डर के दूसरी तरफ से को सिकुड़ कर बैठ गई थी। अंदर से आवाज सुनकर ड्राइवर और प्रशांत भी अंदर आ गए थे। राधे डॉक्टर की बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और वो उसे फिर से मारने ही वाला था कि इतने में ही प्रशांत ने उसे रोक लिया और खींचते हुए उसे डॉक्टर से माफी मांग गई। और राधे उस डॉक्टर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिससे वो डॉक्टर भी घबरा गया। नर्स वो अब भी डर कर वैसे ही खड़ी थी। प्रशांत राधे को वहां से बाहर ले गया और प्रशांत के कहने पर डॉक्टर भी रुचि को लेकर वहां बाहर आ गया। वे सभी तुरंत वहां से निकल गए। राधे का मूड बहुत ज्यादा खराब था। गाड़ी अपनी स्पीड पर चल रही थी और राधे बस रुचि को ही देख रहा था, जो वहीं बैठी बैठी अपनी डॉल से बातें कर रही थी और खिलखिलाकर हंसने लगी। अचानक ही ड्राइवर ने एक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रोक दी, जिस वजह से रुचि लगभग गिरते गिरते बची। ये देखकर राधे ने गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। ड्राइवर राधे का गुस्सा देखकर सहम गया। कुछ ऐसा ही हाल प्रशांत का भी हो गया था। इससे पहले कि राधे ड्राइवर को गुस्से में गाड़ी से बाहर फेंक देता, बाहर से किसी ने कोई राधे की खिड़की खटखटाने लगा। ये देखकर राधे ने शीशा नीचे किया तो वहां एक लड़की थी जो लगभग राधे की उम्र की ही थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाल बेतरतीबी से उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने जैसे ही अपने बाल हटाए, लता का चेहरा साफ नजर आने लगा, जो बेहद कमजोर लग रही थी। उसने राधे को देखते ही अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मुझे बचा लो। वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। राधे तुरंत गाड़ी से बाहर आया। उसे देख ड्राइवर और प्रशांत भी गाड़ी से बाहर निकल गए। प्रशांत की नजर लड़की पर नहीं गई, बल्कि शैडो के आदमियों पर गई जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। कुल मिलाकर 4 आदमी थे। उन्हें देखते ही प्रशांत ने कहा, सर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, शैडो के लोग इधर ही आ रहे हैं। पर राधे को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। उसने तुरंत लता को अपनी गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइवर से तुरंत ही हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। इससे पहले कि राधे भी अपनी जगह पर बैठता, कुछ लोगों ने तेजी से वहां आकर कहा, उस लड़की को बाहर निकालो। राधे ने उसकी तरफ देखा, जो उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। उन सभी ने सेम तरह के कपड़े पहने हुए थे। वहां के सारे लोग उन्हें उनके कपड़ों से ही पहचान जाया करते थे, इसलिए उनके
किसी भी मामले में बीच में बिल्कुल भी नहीं आते थे। राधे ने उन आदमियों को घूरते हुए स्पॉट लहजे में कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा उनके सामने बंद कर दिया। ये देखकर एक आदमी फौरन आगे बढ़ा, पर राधे दरवाजे से टिक गया और राधे की हरकत देखकर वो आदमी गुस्से से बोला, गलत आदमी से पंगा ले रहा है तू। वो आदमी अब भी कह ही रहा था कि इतने में ही राधे ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि तुम गलत आदमी हो, तो अपनी गलती कहीं और करो। राधे ने अपनी नजरें तीखी करते हुए कहा। तो वो आदमी गुस्से से बोला, अब साले, लगता है तू जानता नहीं है कि हम किसके आदमी हैं। तभी प्रशांत ने राधे से धीरे से कहा, सर हमें यहाँ से चलना चाहिए। राधे ने घूरकर प्रशांत को देखा और दांत पीसते हुए उसे और ड्राइवर को गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया, पर वो दोनों वहीं खड़े रहे। तो राधे ने अपनी आवाज में तेज करते हुए कहा, मैंने कहा आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। वो दोनों एकदम से 2 कदम पीछे हुए और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अब राधे ने उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम जिसके भी आदमी हो। राधे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर राधे पलटा तो वो लता को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, पर एक आदमी ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, बहुत हो गया तेरा साले, लगता है ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है जो दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसा रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, उस लड़की को तुरंत बाहर निकालो। इससे पहले ही कि राधे कुछ करता, एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अंदर लता और रुचि को देखते हुए बोला, अबे यहाँ तो 2 लड़कियां हैं। यह सुनकर राधे के सामने खड़े आदमी ने फौरन कहा, दोनों को उठा लो, क्या पता बॉस खुश हो जाएं। कहकर वो मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल उसके मुंह पर जोरदार पंच पड़ा। वो आदमी तुरंत पीछे को हुआ। राधे ने तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंचकर बैक सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी में मौजूद सहस्त्रजीत की गन निकाल ली और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करके वो गन राधे ने उन आदमियों पर तान दी। उन चारों ने भी तुरंत अपनी गन निकाल ली। ये देखकर तो प्रशांत, ड्राइवर और लता भी घबरा गए और रुचि तो उन अजीब से आदमियों को देखकर पहले ही इतना डर चुकी थी कि वो सीट के एक किनारे एकदम से सिकुड़कर और अपना चेहरा छुपाकर बैठी हुई थी। लता खुद के कारण राधे को मुसीबत में देखकर एकदम से घबरा गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर उससे दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो दरवाजा खोल सके। वहां के लोग तो शैडो के आदमियों को देखते ही वहां से निकल गए थे, इसलिए वहां भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई। बस लोग एक नजर उनकी तरफ देखते और वहां से ऐसे निकल जाते जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा। राधे ने जब उन आदमियों के हाथों में गन देखी तो उसने तुरंत एक जोरदार लात उस आदमी के हाथ पर मारा और उस आदमी का हाथ उसके बगल में खड़े आदमी के हाथ में जा लगा और उन दोनों के ही हाथ से उनकी बंदूक गिर गई। इससे पहले कि वो आदमी अपनी गन तक पहुंचते, राधे ने अपने पैरों से उन बंदूकों को उन आदमियों से दूर कर दिया और साथ ही उन दोनों को धक्का देकर उनके साथ खड़े 2 और आदमियों को भी मारना चाहा, पर उसने गौर किया कि वो दोनों आदमी वहां थे ही नहीं। उसने फौरन गाड़ी की तरफ देखा, जहां वो दोनों आदमी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद गाड़ी अंदर से लॉक थी। इससे पहले कि वो दोनों गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजा खोलते, राधे तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और पीछे से ही दोनों को गाड़ी से दूर धकेलने के बाद खुद गाड़ी अनलॉक करवाकर गाड़ी में बैठ गया और तुरंत ही राधे ने ड्राइवर से कहा, सीधे हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ाने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी जल्दी ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। जब उन चारों ने खुद को संभाला तब तक राधे की गाड़ी उनसे काफी दूर तक निकल चुकी थी। वो लोग फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ भागे और आदिल को भी कॉल करके जो भी कुछ हुआ उस बारे में बता दिया। और आदिल ने शैडो को, जो कि इस वक्त सहस्त्रजीत के साथ ही था, शैडो ने ये सुनते ही सहस्त्रजीत से कहा, जो पहले लड़की आई थी उसने कभी इतना बवाल नहीं मचाया था जितना इसने मचा रखा है। इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की। एक बात याद रखना, अपने धंधे में कोई दोस्ती यारी नहीं। अगर ये मेरे किसी काम नहीं आई तो तू ही मुझे दूसरी लड़की ला कर देगा। इतना अच्छा खासा सौदा हो गया था। साली में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई जो शैडो के खिलाफ चली गई। अब या तो वो वापस आएगी या अब जान से जाएगी। कहकर शैडो ने आदिल की तरफ देखा और आदिल तुरंत ही वहां से निकला और उसने उन्हीं आदमियों को कॉल करके साफ साफ कह दिया कि अगर वो लोग उस लड़की को अपने साथ लाने में नाकामयाब हुए तो उसे जान से मारकर ही वापस आए, वरना उसकी जान जाना तय है। उन चारों आदमियों ने पूरा जोर लगाकर आखिरकार पता लगा ही लिया कि इस वक्त राधे लता के साथ हॉस्पिटल में है और वो भी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ राधे एक हॉस्पिटल में मौजूद वार्ड के सामने रुचि के साथ बैठा हुआ था और अंदर लता का इलाज चल रहा था। प्रशांत और ड्राइवर भी वहीं थे। राधे ने उनसे वापस चल जाने के लिए कह दिया था, पर वे दोनों माने ही नहीं। आखिर ऐसे कैसे चले जाते। जिस तरह राधे के पापा का उनके प्रति व्यवहार था, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। राधे के पापा हमेशा ही अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे, उनकी मदद को हमेशा आगे रहते, जिस वजह से ऑफिस में सभी राधे की भी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी कि उनके पापा की।
राधे ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स उस वार्ड से बाहर आए। पहले तो उन्होंने राधे को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, पेशेंट आपकी कौन है? राधे ने तुरंत ही जवाब दिया, बहन है मेरी। डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, अभी तो वो ठीक है, पर उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि उन्हें कुछ दिन बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, पर इन्हें आराम की ज्यादा जरूरत है, तो जिसके चलते इन्हें ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो आप इन्हें कहीं बाहर ना ले ही जाएं तो अच्छा होगा। आप इनकी दवाइयों के साथ इनका भी ध्यान रखें और अगले हफ्ते फिर आप चेकअप के लिए आ सकते हैं। राधे ने तुरंत ही अपना सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद ही वो सभी के साथ वहां से निकल गया। राधे ने लता की सेहत को ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते तक यहीं होटल में रुकने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।